जब हम आज की दुनिया देखते हैं, हमारे फोन, कंप्यूटर, बैंकों का सारा हिसाब किताब, यहाँ तक कि स्पेसशिप भेजने की बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस, इन सब के पीछे ना एक चीज है जो बिल्कुल धागे की तरह सब कुछ पिरोए रखती है। वो है शून्य, जीरो। इसके बिना तो आज का गणित, विज्ञान, तकनीक कुछ सोच ही नहीं सकते हम। पर सवाल ये उठता है कि भाई ये जो इतनी क्रांतिकारी चीज है, ये आई कहाँ से? गणना की इस भाषा का बीज कहाँ बोया गया था? पहला निशान कहाँ मिला? हाँ, ये सवाल बहुत दिलचस्प है और ये हमें इतिहास में काफी पीछे ले जाता है, सीधे प्राचीन भारत की भूमि पर। और इसका जवाब छुपा है एक बहुत ही असाधारण दस्तावेज में, जिसे हम बख्शाली पांडुलिपि के नाम से जानते हैं। बख्शाली पांडुलिपि नाम सुना है जी। तो आज की हमारी जो एक गहरी पड़ताल है वो इसी पांडुलिपि के रहस्यों पर होगी, और हम इसके लिए एक लेख है बख्शाली पांडुलिपि, शून्यों की प्राचीन भारतीय उत्पत्ति, उसके कुछ अंशों को आधार बनाएंगे। अच्छा, तो चलिए फिर आज मिलकर कोशिश करते हैं इस ऐतिहासिक पांडुलिपि की कहानी को परत दर परत खोलने की। ये मिली कैसे और इसमें क्या ज्ञान छिपा था, और क्यों इसे खासकर शून्य के इतिहास में इतना जरूरी माना जाता है। बिल्कुल, और ये सिर्फ गणित के कुछ नियम या फॉर्मूले नहीं हैं। ये कहानी है प्राचीन भारत की सोच की, उनकी बौद्धिक क्षमता की, उनकी संस्कृति की। हाँ, और जैसा आपने कहा, ये कोई ऐसी वैसी खोज नहीं थी, मतलब किसी बड़े संस्थान से नहीं मिली है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी शुरुआत तो बहुत ही नाटकीय ढंग से हुई। ये किसी यूनिवर्सिटी या शाही लाइब्रेरी की धूल भरी अलमारियों से नहीं मिली। सही बात है, यही तो इसे और रोमांचक बनाता है। जरा सोचिए, साल था 1881। आज का पाकिस्तान, पेशावर के पास एक गांव बख्शाली। वहाँ एक किसान था, रोज की तरह अपने खेत में हल चला रहा था, और अचानक उसे जमीन के नीचे कुछ मिलता है। कोई सोना चांदी नहीं, बल्कि भुरभुरी सी हो रही पुरानी भुर्ज पत्र की पत्तियों का एक बंडल। भुर्ज पत्र यानी बर्च बाग, हिमालयी भोज वृक्ष की छाल, जिस पर पुराने जमाने में लिखा जाता था। हाँ, बिल्कुल। और वो जगह बख्शाली, वो प्राचीन समय में गांधार इलाके का हिस्सा थी। गांधार तो शिक्षा और संस्कृति का बहुत बड़ा केंद्र था, खासकर बौद्ध धर्म के प्रभाव में। अच्छा, तो उस जमीन से ऐसी पांडुलिपि का मिलना शायद उतना भी अचानक न हो जितना लगता है। पर हाँ, खोज तो अपने आप में असाधारण थी। उस किसान को तो शायद अंदाजा नहीं होगा कि उसके हाथ क्या लगा है। सही बात है, उसी क्या पता होगा, उसने तो बस स्थानीय अधिकारियों को सौंप दिया होगा। हाँ, और फिर धीरे धीरे बात विद्वानों तक पहुंची, और जब इसे खोला गया, पढ़ा गया, तो पता चला कि ये कोई आम धार्मिक या साहित्यिक ग्रंथ नहीं है। ये तो गणित का एक खजाना है। गणित का खजाना? तो इसमें ऐसा क्या खास था जिसने विशेषज्ञों को इतना चौंका दिया? देखिए, इसमें जो गणितीय ज्ञान था ना, वो अपने समय के हिसाब से बहुत ही उन्नत, बहुत एडवांस्ड था। पांडुलिपि शारदा लिपि के एक पुराने रूप में लिखी गई है, और भाषा वो संस्कृत और जो वहाँ की स्थानीय प्राकृत थी उसका मिश्रण है। इसमें अंक गणित है, बीज गणित है, ज्यामिति है, इनसे जुड़े कई नियम, सिद्धांत, उदाहरण सब दिए गए हैं। अच्छा, मतलब सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी थे, कैसे इस्तेमाल करना है ये भी बताया गया था। हाँ, यही तो इसकी खासियत है। इसमें 70 से ज्यादा पन्ने हैं, हालांकि कुछ टूटे फूटे हैं, और इनमें गणित की कई प्रैक्टिकल समस्याएं, मतलब रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, और उनके पूरे हल दिए गए हैं। जैसे कुछ उदाहरण देंगे? बिल्कुल। जैसे व्यापार से जुड़े हिसाब किताब के सवाल हैं, मुनाफा कैसे निकालें, ब्याज की गणना कैसे करें। कुछ समस्याएं सफर और दूरी से जुड़ी हैं, वर्गमूल निकालने के तरीके हैं, भिन्न यानी फ्रैक्शंस के सवाल हैं, और यहाँ तक कि कुछ शुरुआती बीज गणितीय अलजेब्राइक इक्वेशंस भी मिलते हैं, जिन्हें अज्ञात यानी अननोन क्वांटिटी का मान निकालने के लिए हल किया गया है। अरे वाह, मतलब इसे थोड़ा और समझें तो उस जमाने में गणित सिर्फ नंबरों का खेल नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो रोजमर्रा की समस्याएं सुलझाने, व्यापार चलाने, चीजों को ऑर्गेनाइज करने का एक बहुत शक्तिशाली टूल बन चुका था। ये तर्क और सूत्रों पर आधारित एक पूरा व्यवस्थित ज्ञान था। निश्चित रूप से यही दर्शाता है कि प्राचीन भारत में गणित केवल गिनती या पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं था। ये एक जीती जागती बौद्धिक गतिविधि थी, जिसमें तर्क, विश्लेषण, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सब पर जोर था। और इस पांडुलिपि की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे क्रांतिकारी बात वो है दशमलव स्थानमान प्रणाली का साफ साफ इस्तेमाल। डेसिमल प्लेस वैल्यू सिस्टम, यानी वही 10 अंकों वाली प्रणाली 0 से 9 तक,
जो आज पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है, जिसमें अंक का मान उसके स्थान पर निर्भर करता है। ये तो सच में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात। और यहीं पर बख्शाली पांडुलिपि इतिहास रचती है। देखिए, इस सिस्टम को ठीक से काम करने के लिए एक प्लेस होल्डर की जरूरत होती है, मतलब एक ऐसा निशान जो खाली स्थान को दर्शाए। हाँ, ताकि 2 और 5 का फर्क पता चले, 25 और 205 का फर्क पता चले। एग्जैक्टली। और इसी पांडुलिपि में हमें उस प्लेस होल्डर के लिए इस्तेमाल किया गया प्रतीक मिलता है, एक छोटा सा बिंदु या गोला, डॉट या स्मॉल सर्कल। तो ये है वो ऐतिहासिक पल, शून्य का पहला लिखित प्रतीक एक बिंदु के रूप में। कैसे दिखता था ये? क्या आज के 0 जैसा था, अंडाकार? नहीं, ये आज के ओवल शेप वाले 0 जैसा नहीं था। ये बस एक ठोस बिंदु था, सॉलिड डॉट, जिसे संख्याओं के बीच या आखिर में उस जगह को भरने के लिए इस्तेमाल करते थे जहां कोई मान नहीं था। जैसे मान लीजिए उन्हें 205 लिखना है, तो वो शायद 2 लिखते, फिर एक बिंदु 0 के लिए और फिर 5। अच्छा, ये बिंदु ही ये पक्का करता था कि 2 का मान सैकड़ा है, दहाई नहीं। इसी बिंदु ने संख्याओं को लिखने और बड़ी बड़ी गणनाएं करने के तरीके में क्रांति ला दी। ये बात तो सच में कमाल की है। इस एक छोटे से बिंदु ने गणित की पूरी दिशा ही बदल दी। इसके बिना न तो आधुनिक गणित होता, न कंप्यूटर साइंस, न हमारी आज की तकनीकी तरक्की। तो ये बिंदु ही हमारे आज के 0 का पूर्वज है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये गणित के इतिहास में एक मील का पत्थर है। हाँ। हालांकि शून्य की जो अवधारणा है, कॉन्सेप्ट ऑफ 0, वो शायद भारत में इससे भी पहले से मौजूद थी। भाषाई स्तर पर, लेकिन उसे एक गणितीय प्रतीक के रूप में प्लेस होल्डर के तौर पर इस्तेमाल करने का ये सबसे पुराना ज्ञात लिखित प्रमाण है। अच्छा, अब इस पांडुलिपि की उम्र को लेकर भी कुछ दिलचस्प बातें पता चली हैं, है ना? शुरू में तो अंदाजा था कि ये 3री-4थी सदी की होगी, लेकिन बाद में वैज्ञानिक जांच भी हुई। हाँ, बिल्कुल। जब ये पांडुलिपि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बॉडलियन लाइब्रेरी पहुंची, जहां ये आज भी सुरक्षित रखी है, तो वहां के वैज्ञानिकों ने इसकी कार्बन डेटिंग की। कार्बन डेटिंग, हाँ, वो तरीका जिससे पुरानी चीजों की उम्र पता लगाते हैं। जी, कार्बन 14 डेटिंग। इससे किसी भी जैविक पदार्थ, जैसे ये भोजपत्र है, उसकी आयु का पता लगाया जा सकता है। और नतीजे क्या रहे? क्या वो पहले वाले अंदाजे से मेल खाते थे? नतीजे बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो अप्रत्याशित थे। कार्बन डेटिंग से पता चला कि पांडुलिपि के जो अलग-अलग पन्ने हैं ना, वो अलग-अलग समय के हैं। क्या एक ही पांडुलिपि के पन्ने अलग-अलग सदी के? हाँ, कुछ पन्ने 3री या 4थी सदी ईस्वी के हैं, कुछ 5वीं सदी के, और कुछ तो 7वीं या 8वीं सदी के भी हैं। सबसे पुराना पन्ना जो मिला वो लगभग 224 से 383 ईस्वी के बीच का बताया गया। अरे वाह, इसका मतलब ये कोई एक बार में लिखी गई किताब नहीं थी। ऐसा ही लगता है। इसकी कई वजह हो सकती हैं। हो सकता है ये एक तरह की टेक्स्ट बुक या रेफरेंस बुक रही हो, जिसे कई पीढ़ियों तक इस्तेमाल किया गया और समय समय पर इसमें नए पन्ने जोड़े गए या पुराने खराब पन्नों को बदला गया। ये भी मुमकिन है। या ये भी हो सकता है कि ये अलग अलग समय पर लिखे गए नोट्स का संग्रह हो, जिन्हें बाद में एक साथ सहेज दिया गया हो। ये तो इसे और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बना देता है। ये एक जीवित दस्तावेज जैसा लगता है ना, जो सदियों तक ज्ञान का केंद्र रहा। और अगर सबसे पुराने पन्ने 3री सदी के हैं, तो जरा सोचिए, ये वो समय था जब रोमन साम्राज्य अभी अपने शिखर पर था। दुनिया के कई हिस्सों में गणित की समझ शायद उतनी विकसित नहीं थी, और उस वक्त भारत में न केवल दशमलव प्रणाली और शून्य के प्रतीक का इस्तेमाल हो रहा था, बल्कि उन्हें बाकायदा लिखा और पढ़ाया जा रहा था। बिल्कुल। अगर इसे और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये उस दौर के भारतीय उपमहाद्वीप की बौद्धिक जीवंतता का प्रमाण है। गुप्त काल, जिसे भारत का स्वर्ण युग भी कहते हैं, लगभग 4वीं से 6वीं सदी, उसी समय के आसपास ये पांडुलिपि सक्रिय रूप से उपयोग में रही होगी। हाँ, गुप्त काल में तो विज्ञान और गणित का काफी विकास हुआ था। जी, इसी काल में आर्यभट्ट और बाद में ब्रह्मगुप्त जैसे महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री हुए, जिन्होंने शून्य और दशमलव प्रणाली को और ज्यादा विकसित किया, उसे और व्यवस्थित रूप दिया। बख्शाली पांडुलिपि हमें उस विकास की जड़ें दिखाती है। ये दिखाती है कि वो ज्ञान कहाँ से आ रहा था। और आपने शुरू में कहा था कि ये सिर्फ गणित की बात नहीं है। स्रोत में ये भी कहा गया है कि उस संस्कृति में ज्ञान को केवल उपयोगिता या धन कमाने का साधन नहीं मानते थे, बल्कि धर्म मानते थे। इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका मतलब है कि ज्ञान पाना
उसे बचाकर रखना और उसे आगे बढ़ाना, ये एक नैतिक जिम्मेदारी, एक ऊंचा मूल्य समझा जाता था। ये सिर्फ नौकरी पाने या पैसे कमाने का जरिया नहीं था। पांडुलिपियों को सहेजना, उनकी नकलें तैयार करना, गुरु शिष्य परंपरा के जरिए ज्ञान को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना, ये सब उस संस्कृति का हिस्सा थे। अच्छा। बख्शाली पांडुलिपि का इतने लंबे समय तक इस्तेमाल होना, अलग अलग सदियों के पन्नों का मिलना, ये इसी परंपरा का सबूत है। तो ये पांडुलिपि महज अंकों और सूत्रों का कलेक्शन नहीं है, ये उस पूरी सभ्यता के मूल्यों और उसकी ज्ञान की प्यास का प्रतीक है। निश्चित रूप से। और वो शून्य का प्रतीक, वो छोटा सा बिंदु, वो सिर्फ एक गणितीय आविष्कार नहीं रह जाता, वो कहीं ना कहीं भारतीय दर्शन में शून्य की जो गहरी अवधारणा है उससे भी जुड़ता है। हाँ, दर्शन में शून्य का मतलब सिर्फ खालीपन नहीं होता। बिल्कुल, जहाँ शून्य का अर्थ केवल कुछ नहीं, नथिंगनेस नहीं, बल्कि पूर्णता, फुलनेस या अनंत संभावना, इन्फिनिट पोटेंशियल भी है। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि पांडुलिपि पूरी तरह से गणितीय है, उसमें दर्शन की बात नहीं है। हाँ। पर यह देखना रोचक है कि कैसे एक गणितीय जरूरत ने एक ऐसे प्रतीक को जन्म दिया जो बाद में इतने गहरे दार्शनिक अर्थों से भी जुड़ गया। ये तो है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटना चाहें तो बख्शाली पांडुलिपि की कहानी कुछ इस तरह है। एक किसान को संयोग से खेत में मिली सदियों पुरानी भुर्जपत्र पांडुलिपि। मिली कहाँ? आज के पाकिस्तान के बख्शाली गांव में, जो प्राचीन गांधार क्षेत्र का हिस्सा था। हाँ, और इसमें क्या था? उस समय के हिसाब से अत्यंत उन्नत गणितीय ज्ञान, अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति और उनके प्रैक्टिकल सवाल और हल, और सबसे महत्वपूर्ण खोज दशमलव स्थान मान प्रणाली का उपयोग, और उसमें शून्य के लिए एक बिंदु यानी डॉट का प्रतीक के रूप में इस्तेमाल, जो शून्य का सबसे पुराना ज्ञात लिखित गणितीय प्रमाण है। फिर कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये पांडुलिपि 3वीं से 8वीं शताब्दी ईस्वी के बीच, मतलब कई सदियों तक इस्तेमाल में रही। जी, आज ये ऑक्सफोर्ड की बोडलियन लाइब्रेरी में रखी है, लेकिन ये प्राचीन भारत की समृद्ध गणितीय और बौद्धिक विरासत का एक अमूल्य प्रमाण है। ये पांडुलिपि हमें याद दिलाती है कि ज्ञान की यात्रा कितनी लंबी और कितनी रोमांचक हो सकती है ना? बिल्कुल। कैसे एक विचार, एक प्रतीक किसी गुमनाम लेखक या गणितज्ञ के दिमाग में उपजता है, भुर्जपत्र पर उकेरा जाता है, सदियों तक जमीन में दबा रहता है और फिर अचानक निकलकर पूरी दुनिया को हैरान कर देता है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि तर्क, व्यवस्था, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इनकी जड़ें भारत में कितनी गहरी हैं। ये कोई बाहर से आई हुई चीजें नहीं है, ये हमारी अपनी जमीन की उपज है, और ये पांडुलिपि उसका एक सबूत है। सही कहा। और ये सिर्फ अतीत का गुणगान नहीं है, ये समझने की बात है कि ज्ञान कैसे विकसित होता है, कैसे एक पीढ़ी का काम अगली पीढ़ी के लिए नींव बनता है। उस छोटे से बिंदु के बिना आज का डिजिटल युग संभव नहीं होता। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? शायद ये कि अगली बार जब हम अपने फोन पर या कंप्यूटर स्क्रीन पर या किसी बिल पर भी 0 का अंक देखें तो एक पल के लिए रुकें। वो सिर्फ एक खाली जगह भरने वाला निशान नहीं है, वो हजारों साल की मानव बुद्धि का प्रतीक है, एक ऐसी यात्रा का गवाह है जो बख्शाली के खेत की मिट्टी से शुरू हुई और आज पूरी दुनिया की गणनाओं और तकनीक को शक्ति दे रही है। बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। बख्शाली पांडुलिपि की तरह न जाने और कितने ज्ञान के मोती हमारे इतिहास की परतों में छिपे होंगे, अपनी खोज का इंतजार कर रहे होंगे। सोचने वाली बात है। और कैसे अतीत का ज्ञान, जिसे हम शायद पुराना समझकर भूल जाते हैं, आज भी हमारे वर्तमान और भविष्य को समझने के लिए प्रासंगिक हो सकता है। वो छोटा सा बिंदु हमें यही सोचने की प्रेरणा देता है।